जिस दौर में दुनिया भर के देश एक दूसरे के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं, जिस दौर में दुनिया के देश सिर्फ अपने हितों की बातें करते हैं और दूसरे देशों के साथ मिलकर चलने से परहेज करते हैं, उस दौर में भारत ने अंतरिक्ष में वसुधैव कुटुंबकम वाले संस्कारों का पालन किया है। इस सोच के तहत भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है और अब भारत का यही संस्कार पृथ्वी के साथ साथ अंतरिक्ष में भी स्थापित हो गया है। आज अंतरिक्ष में भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी का दिन है, क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने भारत की कूटनीति को आज स्पेस कूटनीति में बदल दिया है। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज भारत का GSLV रॉकेट एक ऐसे सैटेलाइट को लेकर उड़ा जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के 7 देशों का साझा सैटेलाइट है। इसे साउथ एशिया सैटेलाइट भी कहा जाता है। इस सैटेलाइट का औपचारिक नाम है GSAT-9। सार्क देशों के लिए एक साझा सैटेलाइट लॉन्च करने का आइडिया सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। 2014 में जब भारत के PSLV रॉकेट ने 4 देशों के 5 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वैज्ञानिकों को एक ऐसा सैटेलाइट बनाना चाहिए जिससे सार्क में शामिल सभी देशों को फायदा पहुंचे। और आज 3 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी के उस सपने को भारत के वैज्ञानिकों ने लॉन्च कर दिया है। GSAT-9 के अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित होते ही भारत दक्षिण एशिया का स्पेस का बॉस बन गया है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क में 8 देश शामिल हैं। ये देश हैं भारत, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के मुताबिक उसका खुद का अंतरिक्ष कार्यक्रम है, इसलिए उसे भारत के सहयोग की जरूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान के अलग होने के बाद इसे साउथ एशिया सैटेलाइट का नाम दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से 8 वर्ष पहले 1961 में हो गई थी। पाकिस्तान ने नासा की मदद से अपना पहला रॉकेट रहबर-1 1962 में ही लॉन्च कर दिया था, जबकि भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट 1963 में लॉन्च किया था। यह ऐसा रॉकेट होता है जिसे प्रक्षेपण से जुड़े रिसर्च के लिए लॉन्च किया जाता है। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि पाकिस्तान का अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत से करीब 2 दशक पीछे है। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम अब भी अपनी बाल अवस्था में ही है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से अपना सैटेलाइट लॉन्च करने का लक्ष्य 2040 रखा है। तब तक भारत के कई सैटेलाइट मंगल ग्रह के कई चक्कर लगा चुके होंगे और शुक्र ग्रह पर भी भारत का अंतरिक्षयान लैंड कर चुका होगा। पाकिस्तान को अभी अंतरिक्ष तक पहुंचने में 20 वर्ष और लगेंगे, जबकि भारत का GSAT-9 उपग्रह कुछ ही मिनटों में आज पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया। साउथ एशिया सैटेलाइट का कुल वजन 2230 किलो है और इसमें 12 KU ट्रांसपोंडर्स लगे हैं। GSAT-9 मिशन की उम्र करीब 12 वर्ष होगी। इस सैटेलाइट से दक्षिण एशिया के 7 देशों को टेलीकम्युनिकेशन, DTH, टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन के क्षेत्र में काफी फायदा होगा। ये सैटेलाइट आपदा के समय इन देशों की काफी मदद करेगा, क्योंकि इसमें डिजास्टर रिलीफ और डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम भी लगा हुआ है। इस सिस्टम की मदद से आपदा वाले क्षेत्रों की पहचान करना और वहां तक मदद पहुंचाना आसान हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं में हुई कुल मौतों में से 64% दक्षिण एशिया में हुई थी। ऐसे में यह सैटेलाइट दक्षिण एशिया में लाखों लोगों की जान बचा पाएगा। ये पूरे मिशन की कुल लागत 450 करोड़ रुपए है, जबकि जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उसकी कीमत 235 करोड़ रुपए है। इस मिशन का खर्च भारत ने उठाया है, जबकि इसका फायदा दक्षिण एशिया के 7 देशों को मिलेगा, वो भी मुफ्त में। इस मिशन से सबसे ज्यादा फायदा भूटान और मालदीव जैसे देशों को होगा। आज शाम 4:57 पर जब इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, तब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन तमाम देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे जिन्हें इस सैटेलाइट से फायदा होगा। साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों को भी शुक्रिया अदा किया।
ये एक दुखद विडंबना है कि दक्षिण एशिया के देश आज भी जमीन पर एक दूसरे से ठीक से जुड़ नहीं पाए हैं। अगर भारत इस दिशा में पहल भी करता है तो पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद का सहारा लेकर दक्षिण एशिया के देशों को आपस में जुड़ने नहीं देता। लेकिन जो काम जमीन पर संभव नहीं हो पाया उसे आज भारत ने अंतरिक्ष में संभव कर दिखाया। भारत सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, और अब ये नारा अंतरिक्ष में भी पहुंच गया है और लोग कह रहे हैं सबका विकास सबका सैटेलाइट। कूटनीति वाले ब्रह्मांड में अब भारत एक चमकदार तारा बन गया है और साउथ एशिया सैटेलाइट ने इसकी चमक और बढ़ा दी है। इसलिए आज आपको भी इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कैसे दक्षिण एशिया का साझा सैटेलाइट आने वाले दिनों में सबका विकास करेगा। That we have just transported South Asia satellite, a communication satellite from Earth to geostationary transfer orbit. 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 10 seconds. जिस वक्त जमीन पर सूरज डूब रहा था उस वक्त अंतरिक्ष में भारत का नया सितारा बुलंद हो रहा था। जो देश जमीन पर सीमाओं और समुद्रों में बटे हुए हैं, एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, वो देश अंतरिक्ष में विकास का साझा सपना देख रहे हैं। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 4:57 पर जब GSLV FO9 रॉकेट ने उड़ान भरी तो उसके कंधों पर भारत का नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के सपनों का बोझ था। ये सपने GSAT-9 उपग्रह में बंद थे। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से चलने वाला GSLV जब 2230 किलो के सैटेलाइट को लेकर उड़ा तब पूरी दुनिया को समझ आ गया कि अब भारत की मदद से अंतरिक्ष में भी सबका साथ और सबका विकास वाला सपना देखा जा सकता है। सैटेलाइट कंट्रोल और ऑपरेशंस को मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी से नियंत्रित किया जाएगा। कुछ ही हफ्तों में सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव को ये सैटेलाइट न सिर्फ संचार की बेहतर सुविधाएं देगा बल्कि टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन के क्षेत्र में भी ये सैटेलाइट इन देशों की मदद करेगा। लेकिन खुदा न खास्ता कभी दक्षिण एशिया के इन देशों में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो भी ये सैटेलाइट किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा, क्योंकि GSAT-9 यानी साउथ एशिया सैटेलाइट की मदद से ये समझा जा सकेगा कि आपदा से किस क्षेत्र को कितना नुकसान हुआ है और कहां किस तरह की मदद पहुंचाई जाने की जरूरत है। डिजास्टर मैनेजमेंट के एरिया में एजुकेशन, टेली एजुकेशन जिसको बोलते हैं, टेली मेडिसिन, इन सब क्षेत्रों में बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि इनका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होने से वहाँ की इंडस्ट्री भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि अभी हमें वहाँ के टेरेस्ट्रियल रिसीवर सेट्स लगाने पड़ेंगे, ग्राउंड स्टेशंस बनाने पड़ेंगे। उसकी भी टेक्नोलॉजी हम लोग उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो एक तरह से एक बिजनेस रिलेशनशिप भी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और उनकी कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, जिससे उनके यहाँ इन सब क्षेत्रों में जो मूवमेंट आगे होगा उससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। दक्षिण एशिया के इस साझा सैटेलाइट का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में देखा था। तब वो इस सैटेलाइट को सार्क के सभी देशों को समर्पित करना चाहते थे, लेकिन आतंकवाद के ब्लैक होल में समा रहा पाकिस्तान इसके फायदे नहीं समझ पाया और इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया। हम एक सार्क सैटेलाइट लॉन्च करके हमारे सार्क देशों को एक अनमोल नजराना पेश करें ताकि उनके कल्याण में हम भी भागीदार बने। टुडे आई आस्क आवर स्पेस कम्युनिटी टू टेक अप द चैलेंज ऑफ डेवलपिंग अ सार्क सैटेलाइट। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी की जगह टेरर को चुना, डेवलपमेंट की जगह डिस्ट्रक्शन को चुना, विश्वास की जगह विश्वासघात को चुना और नतीजा ये हुआ कि आज 3 वर्ष बाद जब भारत की अगुवाई में 7 देश अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को साझा कर रहे हैं,
तब पाकिस्तान जिहादी विचारों वाली मिसाइलों की मारक क्षमता बढ़ाने में लगा है। 2 years ago, India made a promise to extend the advanced space technology for the cause of growth and prosperity of our brothers and sisters in South Asia. The successful launch of the South Asia satellite marks the fulfillment of that. South Asia satellite has been successfully. साउथ एशिया सैटेलाइट के कामयाब लॉन्चिंग ने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया का नया बॉस बना दिया है। जिस दौर में चीन दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उस दौर में अंतरिक्ष में सबको साथ लेकर सबका विकास करने की भारत की पहल की तारीफ खुद चीन भी कर रहा है। ये GSLV रॉकेट की 11वीं कामयाब उड़ान थी और लगातार चौथा कामयाब मिशन। भारत अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाने वाली तकनीक को हर दिन बेहतर बना रहा है और इसरो की कोशिश है कि वर्ष 2021 और 2022 में एक रोवर मंगल ग्रह पर उतारा जाए और एक मिशन शुक्र ग्रह पर भेजा जाए, जबकि पाकिस्तान वर्ष 2040 तक भी रॉकेट और सैटेलाइट की स्वदेशी तकनीक विकसित नहीं कर पाएगा। लिफ्ट ऑफ। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। एक वक्त था जब पाकिस्तान अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया था। 1962 से पहले ये तकनीक एशिया में सिर्फ जापान और इजराइल के पास थी। उस दौर में भारत बैलगाड़ी और साइकिल पर रॉकेट और उपग्रह ले जाकर भविष्य के सपने देख रहा था। कोई उसका वो नहीं है, वो सबके लिए यूनिवर्सल है। अगर वो यूनिवर्सल है तो उसमें आपसी दुश्मनी या आपसी कोई बैर भाव का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये मानवता के विकास के लिए है। तो अगर उसमें पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनका एक नज़रिया, ये उनकी सोच है। उससे अगर किसी को नुकसान हो तो केवल उन्हें नुकसान है। साउथ एशियन कंट्रीज़ को कोई नुकसान नहीं है इसमें। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल सलाम की बदौलत पाकिस्तान ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत से 8 वर्ष पहले ही शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान में जिहादी और आतंकवादी विचारों वाले उपग्रह की संख्या बढ़ने लगी और पाकिस्तान का अंतरिक्ष कार्यक्रम पिछड़ने लगा। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले एकमात्र पाकिस्तानी अब्दुल सलाम के नाम पर पाकिस्तान में एक भी सड़क या संस्थान नहीं है। Only one great scientist, and that is Abdus Salam. पूरी दुनिया उन्हें जानती है। उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने उससे भी ज्यादा कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। फिर भी पाकिस्तान में किसी भी संस्था या सड़क का नाम उनके नाम पर नहीं रखा गया। ये बेहद दुखद है। That is so very sad. ऐसा इसलिए क्योंकि अब्दुल सलाम एक अहमदिया मुसलमान थे और पाकिस्तान में अहमदियों का दमन कई वर्षों से किया जा रहा है। हाल ही में अब्दुल सलाम के भाई मलिक सलीम लतीफ को ननकाना साहब में गोली मार दी गई। ने फायरिंग करके कत्ल कर डाला। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर जांगवी नाम के आतंकवादी संगठन ने ली थी। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके उनको मौके पर कत्ल कर दिया और वो जान बहक हो गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को अपने वैज्ञानिकों या उनके परिवार वालों की कद्र करनी तो नहीं आती, बल्कि वो दूसरे देशों पर अपने आतंकवाद वाले धूमकेतु जरूर छोड़ता रहता है। बहरहाल साउथ एशिया सैटेलाइट 7 देशों को साथ लाने का प्रयास है, तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को जवाब। Today is a historic day for South Asia. हैदराबाद से प्रसाद भोसीकर के साथ रेवती, जी मीडिया, श्रीहरिकोटा। मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इंसानों ने आने वाले 100 वर्षों में धरती के बाहर रहने के लिए कोई नई जगह नहीं तलाशी तो मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। उनकी ये बातें आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लग सकती हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सच है।
धरती के संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं, नई नई महामारियां लोगों की जान ले रही हैं, परमाणु युद्ध का खतरा सिर पर मंडरा रहा है और किसी भी दिन कोई बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से आकर टकरा भी सकता है। ऐसे में वही देश अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा पाएंगे जिन्हें अंतरिक्ष विज्ञान में महारत हासिल होगी। अंतरिक्ष में कामयाबी हासिल करने के लिए शेयरिंग और केयरिंग की जरूरत होती है और भारत ने इसी भावना के साथ अंतरिक्ष में बड़ा कदम बढ़ाया है। दक्षिण एशिया में भारत अब कई देशों के लिए बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है और ये एक शुभ संकेत है।